हर पार्टी ये समझती है कि ये प्रशांत किशोर अगर राजनीति में आए हैं तो कुछ न कुछ किसी न किसी के लिए सरदर्द बनेंगे। मोदी जी को जितवाया, जिसकी वजह से मोदी जी तीसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। चाय पर चर्चा जो मोदी जी ने नाम दिया था वो मोदी जी ने नहीं, ये प्रशांत किशोर ने ही नाम दिया था। जो खेला होवे एक नारा हुआ था ना, तो प्रशांत किशोर की ही रणनीति थी, जिसकी वजह से ममता बनर्जी ने पूरा पासा पलट दिया और तीसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री बनी। कहीं इनका एक प्रयोग असफल रहा, वो रहा उत्तर प्रदेश का इलेक्शन। अब सुनने में ऐसा आता है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता होते हैं या कहीं कांग्रेस की जो आला कमान होती है वो किसी की सुनती नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा रणनीतिकार हो, उन्हें वही करना है जो ऊपर मातोश्री से हुक्म आएगा। ठीक है, उन्होंने लोगों को एक तरह से जागरूक करने का काम किया अपनी पदयात्रा में। जन स्वराज मतलब जनता का शासन। इसी में से एक हमारे यूट्यूबर मनीष कश्यप या कहें मनीष कुमार तिवारी, जैसे ये बीजेपी के खिलाफ कुछ बोलते हैं, बीजेपी प्रवक्ता के मुंह में घुसेड़ देते हैं अपना हाथ, कहते तुम साले हमारे चंपू और हमें ही ज्ञान दे रहे हो। नमस्कार मित्रों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग कुशल मंगल से होंगे। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो आज की राजनीति में एक केंद्र बना हुआ है। खासकर अगर हम बात करें बिहार पॉलिटिक्स की, तो बिहार में इस समय वो छाया हुआ है। उस व्यक्ति का नाम है प्रशांत किशोर यानी पीके। उन्हें हम पीके के नाम से भी जानते हैं या बुलाते हैं। प्रशांत किशोर ने आज के समय में बिहार की राजनीति में वो भूचाल लाया हुआ है कि हर कोई उनके बारे में चर्चा करना चाहता है। हर पार्टी ये समझती है कि ये प्रशांत किशोर अगर राजनीति में आए हैं तो कुछ न कुछ किसी न किसी के लिए सरदर्द बनेंगे। तो सबसे पहले हम प्रशांत किशोर के बारे में जानते हैं कि प्रशांत किशोर है कौन। जिस व्यक्ति का इतना नाम है, इतना या चर्चा है, तो हमें जानना चाहिए कि आखिर वो व्यक्ति है कौन और क्या उसकी बैकग्राउंड है। प्रशांत किशोर यानी पीके का जन्म बिहार के रोहतास ज़िले में हुआ था। इनका जन्म 1976 या 77 के बीच में हुआ, डेट अभी कंफर्म नहीं है, मतलब किस साल हुआ है। तो शुरुआती दिनों में ये अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ चले गए, यूएन। संयुक्त राष्ट्र समर्थित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में इन्होंने काम किया। लगभग 8 साल तक इन्होंने काम किया। 8 साल के बाद ये भारत वापस आते हैं और एक नए कैरियर की शुरुआत करते हैं। उस कैरियर का नाम होता है राजनीतिक रणनीतिकार। तो सबसे पहले सन 2011 में इन्होंने अपना एज ए रणनीतिकार या कहें राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में काम किया। 2011 में गुजरात विधानसभा इलेक्शन थे, जिसमें नरेंद्र मोदी एज ए मुख्यमंत्री चेहरा थे भारतीय जनता पार्टी के। यहाँ मतलब नरेंद्र मोदी 2 टर्म अपने पूरे कर चुके थे, तीसरे टर्म के लिए ये इलेक्शन था सन 2011 में, जिसकी जिम्मेदारी प्रशांत किशोर को दी गई कि आप इस चुनाव की रणनीति बनाएं, इसको कैसे कैंपेन करना है, कैसे लड़ना है। तो प्रशांत किशोर ने इस इलेक्शन में अहम भूमिका निभाते हुए इस इलेक्शन को अच्छे से करवाया और मोदी जी को जितवाया, जिसकी वजह से मोदी जी तीसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। गुजरात विधानसभा इलेक्शन जीतने के बाद प्रशांत किशोर की इमेज एज ए रणनीतिकार सही साबित हुई और मोदी जी ने अपने पास उन्हें रख लिया। जो भी मोदी जी अपना प्रोग्राम कार्यक्रम करते उसकी सारी रणनीति प्रशांत किशोर बनाते थे। ठीक है, तो उसी के चलते हुए आगे चल के सन 2014 में नरेंद्र मोदी को एज ए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित किया भारतीय जनता पार्टी ने। तो उस इलेक्शन की भी सारी जिम्मेदारी प्रशांत किशोर के ऊपर डाल दी गई या कहें प्रशांत किशोर को उस इलेक्शन की पूरी जिम्मेदारी या कहें उस कैंपेन की पूरी जिम्मेदारी प्रशांत किशोर को दे दी गई। तो प्रशांत किशोर ने मोदी जी के लिए सन 2014 का इलेक्शन जो लोकसभा का इलेक्शन था, उसकी सारी तैयारी अपने हिसाब से की। पूरी रणनीति प्रशांत किशोर ने ही बनाई कि कैसे कैंपेन करनी है, कौन कौन सी रैलियां करनी है, कैसे चर्चा करनी है और कहाँ कहाँ कैसे लोगों से मिलना है। जिसमें सबसे फेमस हुई इनकी चाय पर चर्चा। ठीक है, तो चाय पर चर्चा जो मोदी जी ने नाम दिया था वो मोदी जी ने नहीं, प्रशांत किशोर ने ही नाम दिया था। ठीक है, 3D रैलियाँ, जो रैलियाँ आपने देखा होगा जब मोदी जी बोलते तो जगह जगह स्क्रीन प्ले लगे हुए थे, जिस पे लोगों को वो रैलियाँ दिखाई जा रही थी स्क्रीन प्ले के माध्यम से। मोदी जी एक जगह बोल रहे हैं और वही स्क्रीन पूरे हिंदुस्तान में
50, 100, 200 जितनी भी जगह होती है वहाँ उन रैलियों का सीधा प्रसारण किया जा रहा था 3D में। ठीक है, इसके अलावा मंथन जैसे प्रोग्राम किए जिसमें लोगों के साथ बैठकर मंथन करना होता है। तो इस प्रकार के इन्होंने कैंपेन चलाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में मोदी जी की आवाज़ पहुंचाई जाए और उनका प्रचार प्रसार किया जाए। परिणाम स्वरूप मोदी जी इलेक्शन जीते, बीजेपी अच्छी सीटें लेके आई और नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने सन 2014 में। तो ये इनका जो कैंपेन था या ये इनकी रणनीति थी, इतनी हिट हुई तो दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने भी अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए इनको हायर करना चालू कर दिया। तो ये सारा काम पैसे के लिए करते थे, यूएन की नौकरी छोड़ के आए पैसे के लिए। नरेंद्र मोदी के बाद जिसके लिए इन्होंने अपना कैंपेन चलाया या जिसके लिए रणनीतिकार बने वो थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री। 2017 के बाद 2019 में आंध्र प्रदेश में इलेक्शन आते हैं। इसके लिए जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने प्रशांत किशोर को हायर किया एज ए रणनीतिकार। तो उनका इलेक्शन भी प्रशांत किशोर ने अपने तरीके से लड़वाया और उसमें भी उन्होंने जगन मोहन रेड्डी को जीत दिलाई। उसके बाद तो पीके का नाम हो गया, पीके पूरे देश में छा गए और जहां देखो वहां पीके पीके पीके। 2019 के बाद सन 2020 में दिल्ली इलेक्शन हुआ जिसमें आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने प्रशांत किशोर को एज ए रणनीतिकार हायर किया। तो वो इलेक्शन भी अरविंद केजरीवाल अच्छी सीटों से जीते, इसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा रहा। सन 2020 के बाद सन 2021 में इलेक्शन होता है बंगाल में। ठीक है, तो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी प्रशांत किशोर को हायर करती हैं एज ए रणनीतिकार अपने चुनाव के लिए। ठीक है, तो ममता बनर्जी को भी जैसे अटकलें लगाई जा रही थी कि ममता बनर्जी इस बार हार जाएगी हार जाएगी हार जाएगी। तो जो खेला होवे एक नारा हुआ था ना, तो प्रशांत किशोर की ही रणनीति थी जिसकी वजह से ममता बनर्जी ने पूरा पासा पलट दिया और तीसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री बनी। इतने सारे इलेक्शन जिताने के बाद प्रशांत किशोर को लगा कि भैया अब हम तो इलेक्शन जिताने में माहिर हो गए, तो हमें अब संन्यास ले लेना चाहिए। ठीक है, उससे पहले एक इनसे गलती हुई या कहीं इनका एक प्रयोग असफल रहा, वो रहा उत्तर प्रदेश का इलेक्शन। सन 2016 में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन था जिसके लिए कांग्रेस ने प्रशांत किशोर को हायर किया एज ए रणनीतिकार। तो वो इलेक्शन बीजेपी जीती, मतलब कांग्रेस ने प्रशांत किशोर को हायर किया एज ए रणनीतिकार, बट वो इलेक्शन कांग्रेस जीत नहीं पाई और उस इलेक्शन में बीजेपी 300 के पार अपनी सीटें लेके आई और कांग्रेस की सिर्फ मात्र 7 सीटें आईं। अब सुनने में ऐसा आता है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता होते हैं या कांग्रेस की जो आला कमान होती है वो किसी की सुनती नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा रणनीतिकार हो, उन्हें वही करना है जो ऊपर मातोश्री से हुक्म आएगा। ठीक है, वो किसी भी स्ट्रेटजिस्ट को नहीं मानते, बेशक हायर कर लिया लेकिन वो चलेंगे अपने दिमाग से ही। उनके दिमाग में जो फितूर रहता है ना, तो कांग्रेस वाले उस फितूर को लेके ही चलते हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्शन हारते ही हारते हैं। कितने बड़े भी रणनीतिकार आ जाएं वो कुछ नहीं कर सकता। वो कहेगा भाई आपको ये आम है, आम को आम बोलना है, लेकिन नहीं, वो लोग क्या कहेंगे, नहीं, आम को अगर मातोश्री ने बोल दिया कि ये अंगूर है तो अंगूर बोलेंगे। तो पब्लिक इतनी बेवकूफ़ नहीं कि आम को अंगूर बोले या समझे। ठीक है, पब्लिक को पता है कि आम है तो आम ही रहेगा, आम ही बोलेगी। तो जिसकी वजह से कांग्रेस वो इलेक्शन हारी यूपी का सन 2016 का, जिसमें योगी जी मुख्यमंत्री बन के आए थे पहली बार। तो सन 2021 में ममता बनर्जी को जिताने के बाद इन्होंने ऐलान कर दिया कि भाई अब मैं रणनीतिकार की भूमिका नहीं निभाऊंगा, अब मैं कुछ हटके करूंगा। मैं जिन लोगों के लिए काम करता था उन लोगों के लिए नहीं, जो लोग दूसरे लोगों के लिए काम करते हैं हम उनके लिए काम करेंगे, मतलब जनता के लिए काम करेंगे। तो प्रशांत किशोर ने ऐलान कर दिया कि अब हम जनसंपर्क करेंगे, मतलब किसी नेता के लिए चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, अब हम स्वयं के लिए कुछ करेंगे। हम खुद जनता के बीच जाएंगे और जनता की समस्याओं को सुनेंगे। अपने आप को राजनेता बनाने के लिए इन्होंने सारी तैयारी शुरू कर दी। जिस प्रकार गांधी जी ने पूरे देश का भ्रमण किया था, उसके बाद वो महात्मा बने, इसी प्रकार प्रशांत किशोर ने महात्मा गांधी का या क्या महात्मा गांधी की राह पर चलते हुए पूरे बिहार का भ्रमण किया, जिसमें लगभग 3000 किलोमीटर उन्होंने पदयात्रा की, जिसमें इन्होंने गांव-गांव जाकर जितना भी संभव हो सकता गांव-गांव जाकर लोगों से जनसंपर्क किया और लोगों को बताया कि तुम्हारी समस्याएं क्या हैं, उनका निपटारा कैसे होगा
अब तक जो सरकारें बनती आई उन्होंने तुम्हारे लिए क्या किया है, तुम किस चीज़ पे वोट डालते हो, जाति पे वोट डालते हो, धर्म पे वोट डालते हो। उन्होंने लोगों को एक तरह से जागरूक करने का काम किया अपनी पदयात्रा में। जब उन्होंने 3000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली, उसके बाद उन्होंने कहा कि एक संगठन की आवश्यकता है, जिसके लिए उन्होंने एक जन स्वराज नामक संगठन बनाया। 2 अक्टूबर सन 2024 यानी महात्मा गांधी के बर्थडे पर उन्होंने जन स्वराज पार्टी नाम की घोषणा कर दी कि भाई अब हम सक्रिय राजनीति में हिस्सा लेने वाले हैं। जन स्वराज मतलब जनता का शासन। पार्टी का गठन करते ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि जो अगला इलेक्शन 2025 में बिहार में होने वाला है उसमें हम सारी की सारी यानी सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे। तो दिल्ली में जिस प्रकार से केजरीवाल की एक इमेज बना दी गई है भ्रष्ट मुख्यमंत्री के रूप में, तो उसी को देखते हुए लोगों को लगता है कि हो सकता कहीं आने वाले समय में अगर प्रशांत किशोर इलेक्शन जीतते हैं, बिहार की कमान संभालते हैं, तो वो केजरीवाल के पद चिन्हों पर तो नहीं चलेंगे, क्योंकि आज के समय में देखा जाए तो केजरीवाल के जितने भी मंत्री हैं सब पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है और काफ़ी मंत्री इनके जेल जाकर आ चुके हैं। अब हम इस बात पर कॉन्फिडेंट नहीं है कि प्रशांत किशोर केजरीवाल बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्योंकि वो तो आने वाला समय ही बताएगा कि प्रशांत किशोर कितनी सीटें जीत कर आते हैं और बिहार के लोगों के लिए क्या करते हैं। अगर उन्हें पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने को मिलती है तब तो कुछ उम्मीद है कि वो शायद कुछ कर सके, क्योंकि वो जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि लोगों को रोज़गार कहाँ से मिलेगा, बिहार का विकास कैसे होगा, एजुकेशन में क्या सुधार करेंगे, वो सारा उन्होंने अपना एक टेम्पलेट बना के रखा है कि भाई ऐसे ऐसे हम बिहार का विकास करेंगे, लोगों को रोज़गार देंगे, लोगों की समस्या सुनेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। बिहार वालों को उम्मीद है कि भाई आने वाले इलेक्शन में शायद अगर प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बनते हैं या इलेक्शन अच्छे से जीत के आते हैं या उनकी भूमिका रहती है आने वाली सरकार में, तो वो बिहार की जनता के लिए क्या करते हैं, ये देखने वाली बात होगी कि प्रशांत किशोर एक नया चेहरा है, एक नई उम्मीद के साथ आए हैं। प्रशांत किशोर के जो पार्टी है, जो संगठन है, उसमें ज़्यादातर आपके जो दूसरी पार्टियों के नेता हैं वो निकल कर आए हैं। उन्हें लगता है कि भाई हमारे जो वर्तमान पार्टी उसमें भविष्य नहीं है। हो सकता है आने वाले समय में प्रशांत किशोर अगर अपनी अच्छे से पैठ बनाते हैं या कहें इनका पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो हमें भी समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, राज्य सेवा, खुद की सेवा करने का मौका मिल सकता है। इसी में से एक हमारे यूट्यूबर मनीष कश्यप या कहें मनीष कुमार तिवारी, ये भी हैं। पहले ये यूट्यूबर थे, इन्होंने यूट्यूब पर खूब भ्रष्टाचार उजागर किए, बिहार की समस्या बताई, लोगों की दिक्कतें बताई, यूट्यूब पर प्रखर रहते थे, लोग उनको सुनते थे, इनके मिलियंस में फॉलोवर थे या कहें या हैं, क्योंकि अब ये उसमें अब ये यूट्यूब पर इतने एक्टिव नहीं है। तो मनीष कश्यप को लगा कि भाई अब हम अच्छे खासे फेमस हो चुके हैं, तो इन्होंने सोचा, इन्होंने भी निर्णय लिया कि अब हम भी राजनीति में आना चाहते हैं, आएंगे, और ये निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ने के लिए इन्होंने पिछले लोकसभा इलेक्शन में प्रयास किया। तो बैठे हैं बिहार में रिंकिया के पापा यानी मनोज तिवारी। मनोज तिवारी से बीजेपी की लीडरशिप ने कांटेक्ट किया कि भाई इस बंदे को उठाओ और पार्टी में लेके आओ। तो मनोज तिवारी ने उन्हें जैसे भी बहला कर, फुसला कर, लालच देकर, कैसे भी करके वो बीजेपी में लेके आए। तो बीजेपी में आने के बाद मनीष कश्यप को उम्मीद थी कि उन्हें एक कोई अच्छा सा पद मिलेगा, एक सम्मानजनक पद मिलेगा, जिसकी वजह से वो अपना काम आगे कर सकेंगे, जनसेवा कर सकेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहाँ तक कि उनको प्रवक्ता तक नहीं बनाया गया। उन्हें सिर्फ एक बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में बनाया गया, क्योंकि बीजेपी की विशेषता है कि बीजेपी बाहर आने वाले लोगों पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करती है और उनको कोई ऐसी जिम्मेदारी देने से परहेज करती है कि जिसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़े। तो मनीष कश्यप लगभग 1-1.5 साल बीजेपी में रहे। इन्हें लगा कि भाई अब हमारा यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, तो फिर इन्होंने अपनी नौटंकीबाजी चालू कर दी कि भाई यहाँ पे ये काम नहीं हो रहा, वहाँ पे काम नहीं हो रहा, बीजेपी मंत्री ये काम नहीं कर रहे, वो काम नहीं कर रहा। और इन्होंने कुल मिला के इन्हें उम्मीद जगी कि ये नई पार्टी है जन स्वराज, तो इसमें हो सकता है मेरा भविष्य बन जाए। तो इन्होंने बीजेपी छोड़ के जन स्वराज पार्टी ज्वाइन कर ली। अब कमाल की बात ये है कि जन स्वराज पार्टी के ये बन गए प्रवक्ता।
अब प्रवक्ता बनने के बाद प्रवक्ता को तो भाई अपनी पार्टी को फेवर करना पड़ता है, उसके अपोजिट जो पार्टी होती है उसके खिलाफ उन्हें बोलना ही बोलना होता है। तो जैसे ये बीजेपी के खिलाफ कुछ बोलते हैं, बीजेपी प्रवक्ता के मुंह में घुसेड़ देते हैं अपना हाथ, कहते तुम साले हमारे चंपू और हमें ही ज्ञान दे रहे हो। तो कुल मिला के मनीष कश्यप जिस भी टीवी डिबेट में जाते हैं ये ढोल बन गए, वहाँ उनको अच्छे से बजाया जाता है, वो कुल मिला के खिसिया कर वहाँ से चले जाते हैं। तो मनीष कश्यप भाई तुम्हारा तो फ्यूचर राम भरोसे है, अगर भगवान ने तुम्हारी किस्मत में राजयोग लिखा होगा तो तुम बन जाओगे, वरना मेहनत से तो नहीं बन सकते हो, किस्मत से भले तुम बन जाओ। तो ये था कुल मिला के आज का प्रोग्राम। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।